जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले 7 से 8 सालों में इंडियन इंडस्ट्रीज को इंडियन आर्मी से मिलेंगे 8 लाख करोड़ रुपीस तक के ऑर्डर्स। 90 दिन की एंड्योरेंस टाइम रखने वाले भारत के खास यूएवी सिस्टम ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किए 2 उड़ान परीक्षण। तेजस MK2 में लगेगा मेड इन इंडिया इंजन। यूएस और ताइवान संयुक्त रूप से करेंगे हथियारों का उत्पादन। और कल्याणी ग्रुप भारत में बना रही है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आज इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगले 7 से 8 वर्षों के अंदर आर्मी इंडियन इंडस्ट्रीज से करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपीस तक के ऑर्डर्स को प्लेस करेगी। और जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर ने हम सभी को सिखाया है कि आत्मनिर्भरता जरूरी क्यों है, तो इसलिए आर्मी अपने एम्युनिशन का स्वदेशीकरण और बाकी के स्पेयर्स के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पर भी काम कर रही है। और इसके साथ इंडियन आर्मी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस जैसे मिशन के लिए फॉरवर्ड एरियाज पर ड्रोन्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस, तो ये सभी भी प्राथमिकता में है। और खास करके पहाड़ी इलाकों में कुछ स्पेशल आर्मामेंट्स जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, तो ये वो सारे आर्मी के लिए प्राथमिक क्षेत्र हैं। इसी के साथ आर्मी चीफ ने इस बात को भी मेंशन किया है कि इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके पिछले 3 राउंड्स में आर्मी ने करीब 6000 करोड़ रुपीस तक की डील साइन करी थी। और अब इन्हीं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का जो अगला चौथा राउंड होगा तो वो एक्सक्लूसिवली स्वदेशी सिस्टम्स के लिए होगा। यानी कि इस चौथे राउंड में इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके केवल स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए सिस्टम्स ही लिए जाएंगे। और बाकी ये भी बताया गया कि आर्मी ऑलरेडी नए लॉन्ग रेंज के रॉकेट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज जिन्हें जैम करना आसान नहीं होगा, ड्रोन्स, सी थ्रू आर्मर और ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट कर रही है। और खैर बाकी जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि आर्मी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से करीब 1000 सर्विलियंस कॉप्टर्स को खरीदने के लिए RFP जारी करी है। और वो सर्विलियंस कॉप्टर्स मुख्य रूप से नॉर्दर्न बॉर्डर्स और LOC पर एरियल सर्विलियंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ लिए जाएंगे। और अब आर्मी की तरफ से आज एक और RFP जारी की गई है और इस RFP के माध्यम से आर्मी करीब 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को लेने वाली है। और ये खरीद भी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ही हो रही है। बाकी जो ये मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं तो ये नाइट विजिबिलिटी और टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी के साथ आएंगे और इनकी मदद से दिन और रात किसी भी स्थिति में रियल टाइम रिकॉनेसेंस, सर्विलियंस और यहाँ तक कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर आर्टिलरी यूनिट लेवल पर आर्टिलरी फायर को निर्देशित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और टारगेट को डिटेक्ट करने, उसे रिकॉग्नाइज करने, आइडेंटिफाई करने और एडवर्सरीज की लोकेशन को एक्यूरेट तरीके से पता लगाने के लिए ये मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करेंगे। RFP के मुताबिक इन मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की जो मिशन रेंज है वो 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और एंड्योरेंस टाइम भी कम से कम 90 मिनट्स का होना चाहिए। बाकी फुली ऑटोनोमस मोड, सेमी ऑटोनोमस मोड, लॉइटर मोड, टारगेट सीकिंग मोड, कैमरा गाइड मोड, मैनुअल मोड, रिटर्न होम मोड, तो इस तरह के अलग अलग फ्लाइट मोड्स इसमें देखने को मिलेंगे। HAL और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो जो ये संयुक्त रूप से मिलकर एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। तो इससे जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है जिसमें डिफेंस एक्सपो के दौरान Janes.com के साथ बात करते हुए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि उनके इस हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के स्केल मॉडल ने 2 उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और अब बाकी के उड़ान परीक्षणों के लिए वे इसके फुल स्केल मॉडल को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऑफिशियल के मुताबिक इस हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के स्केल मॉडल ने अपना शुरुआती उड़ान परीक्षण 8 सितंबर को कंडक्ट किया था और फिर करीब 2 सप्ताह बाद इसका दूसरा परीक्षण भी किया गया। और जो स्केल मॉडल टेस्ट किया गया था उसका विंग स्पैन 8 मीटर का था और जो फुल स्केल मॉडल होगा तो उसका विंग स्पैन करीब 24 से 25 मीटर का होगा। बाकी आपको इस हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें रिमाइंड करा देते हैं। तो जो ये पूरा सिस्टम है इसे HAL के कैट्स प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। वही कैट्स प्रोग्राम जिसका खुलासा सबसे पहले एरो इंडिया शो 2021 के दौरान किया गया था। और कैट्स प्रोग्राम के तहत इस इन्फिनिटी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को विकसित किया जा रहा है जो कि एक ऐसा अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जिसका एंड्योरेंस टाइम 90 दिनों का होगा। और कंपनी के मुताबिक 65,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज करते हुए ये 90 दिनों तक लगातार हवा में बना रह सकता है। और ये एक ऐसा सर्विलेंस सिस्टम है जो कि सैटेलाइट और UAVs के बीच के गैप को फिल करता है। और जैसे कि हमने आपको कहा कि ये कैट्स प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है, तो इस प्रोग्राम में इस स्यूडो सैटेलाइट की भूमिका ये रहेगी कि ये दुश्मन के टेरिटरी पर मौजूद टारगेट्स को लगातार ट्रैक कर सकेगा। और इसी कैट्स प्रोग्राम का एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम जानते हैं कैट्स वॉरियर के नाम से, जो कि एक UCAV होगा, तो उसको ये स्यूडो सैटेलाइट मिशन में कोऑर्डिनेट करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें 90 दिनों का एंड्योरेंस टाइम कैसे मेंटेन होगा, तो आपको बता दें कि इसका पावर सोर्स है सोलर एनर्जी। इसे आप एक सोलर पावर्ड UAV समझ सकते हैं और इसलिए इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी काफ़ी कम है।
लेकिन लो कॉस्ट के कंपैरिजन में इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं और इसका इस्तेमाल केवल सर्वेलियंस ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में 4G और 5G ऐसी सर्विसेज को फैसिलिटेट करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि मिलिट्री के साथ साथ ये सिविलियन पर्पस के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम को इनहेंस करने में मदद कर सकता है। और पिछले साल फरवरी में ही रक्षा मंत्रालय ने कैट्स प्रोग्राम के तहत इस इन्फिनिटी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को आईडेक्स यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के तौर पर अनाउंस किया था और उसके बाद से ही HAL और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बीच इसको बनाने के लिए कोलैबोरेशन किया गया। बाकी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हाँ, इस पूरे प्रोग्राम में जो HAL है वो इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पार्टनर है। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर श्री नंद गोपाल गुप्ता की तरफ से बताया गया है कि डिफेंस एक्सपो के दौरान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अलग अलग फर्म्स के साथ करीब 13 एग्रीमेंट्स को साइन किया है और इन एग्रीमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर 564 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस है। बाकी इसके अलावा डिफेंस एक्सपो के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से US कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्थापित करने और इंडियन इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए इन्वाइट किया है। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने उस एयर लॉन्च UAV वाले प्रोग्राम के बारे में बात करी जिस पर भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा आज रक्षा मंत्री द्वारा एक बुक भी रिलीज की गई है जिसका टाइटल है कंपाइलेशन ऑफ 8 इयर्स मेजर अचीवमेंट्स ऑफ DRDO और इस बुक में 2014 से लेकर 2022 तक DRDO की सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें DRDO द्वारा किए गए सभी प्रमुख लॉन्चेस, फ्लाइट ट्रायल्स और इंडियन इंडस्ट्रीज और एकेडमी के साथ हुए कोलैबोरेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। बाकी आज डिफेंस एक्सपो के दौरान इंडियन आर्मी के कैप्टन राज प्रसाद द्वारा विकसित किए गए एक लॉन्ग रेंज की डेटोनेशन सिस्टम जिसका नाम है अग्नि अस्त्र, तो आज डिफेंस एक्सपो में वीडियो के माध्यम से इसका एक प्रदर्शन किया गया था। और जो ये अग्नि अस्त्र है ये एक मल्टी टारगेट रिमोट कंट्रोल ब्लास्टर है जिसे आर्मी के कैप्टन राज प्रसाद ने स्वदेशी तौर पर ही विकसित किया है। बाकी डिफेंस एक्सपो के दौरान तेजस MK2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव की तरफ से बताया गया है कि तेजस MK2 में करीब 75% के आसपास स्वदेशी कंटेंट अभी मौजूद है और आने वाले टाइम पे यही स्वदेशी कंपोनेंट 82% तक बढ़ने की उम्मीद है। और ये भी बताया गया है कि US बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ हुई MOU के तहत जो इसमें इंजन इस्तेमाल होगा तो वो मेड इन इंडिया होगा और US कंपनी इन इंजन्स को लोकली बनाने के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी और फिर इसके साथ ही तेजस MK2 में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 90% से अधिक हो जाएगी। बाकी तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप अगले साल दिसंबर तक रोल आउट किया जाएगा यानी कि दिसंबर 2023, लेकिन अगर किसी तरह का कोई डिले होता है तो मार्च 2024 इसके लिए अगला टारगेट रखा गया है और फिर उसके बाद इसके जो पहले उड़ान परीक्षण है वो दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद है। वैसे आपको बता दें कि सितंबर में भी ADA ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि तेजस MK2 का जो रोल आउट है वो 2023 तक होगा और पहली उड़ान 2024 तक होगी और जिसे हम ऑलरेडी डिफेंस अपडेट में कवर कर चुके हैं। और बाकी तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। बाकी तेजस MK2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से भी बताया गया है तेजस MK2 स्कैल्प बॉम्ब तक को कैरी करने में सक्षम होगा, जबकि तेजस MK1 और MK1A स्कैल्प बॉम्ब्स को कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। और जो ये स्कैल्प बॉम्ब है ये MBDA द्वारा विकसित किया गया लॉन्ग रेंज का एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ अटैक मिसाइल है जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, जिसकी ऑपरेशन रेंज करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। और तेजस MK2 अपने साथ करीब 8 से 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कैरी करने में भी सक्षम होगा। ताइवान पर चीन के दावों के बीच अब एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई है जो कि चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फिर से परेशान करने के लिए पर्याप्त है। अब हुआ यह कि रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक US गवर्नमेंट ताइवान के साथ संयुक्त रूप से हथियारों का उत्पादन करने की योजना पर विचार कर रही है और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो चीन के खिलाफ ताइवान के डेटरेंस को और मजबूत करेगा। और जबकि 2017 से US प्रेसिडेंट ताइवान के लिए करीब $20 बिलियन तक के वेपन सेल्स को मंजूर कर चुके हैं। बाकी एक अपडेट यह है कि कल बुधवार को US के यूटा एयरफोर्स बेस पर F-35 फाइटर के क्रैश होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस क्रैश में फाइटर का जो पायलट था वो सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब हो गया था और US की 388 फाइटर विंग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनका एक F-35A लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट हिल एयरफोर्स बेस रनवे के नॉर्थ एंड में क्रैश हुआ है। बाकी ये क्रैश किस वजह से हुआ है तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और बाकी तो आप सभी जानते होंगे कि F-35 दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव फाइटर्स में से एक है और इसके एक फाइटर का क्रैश होना बहुत महंगा साबित होता है। इसके अलावा एक और मेजर इंटरनेशनल अपडेट है, हालांकि डिफेंस से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। हुआ यह है कि आज यूके की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने करीब 45 दिनों तक पावर में रहने के बाद आज इस्तीफा दे दिया है, जो कि शायद ब्रिटेन के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का अभी तक का सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है। और जबकि लिज ट्रस के सरकार बनने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर उनके कैबिनेट के 2 और मंत्री, एक वित्त मंत्री और गृह मंत्री, तो वे भी इस्तीफा दे चुके हैं।
और बाकी अपने पद से इस्तीफा देने वाली घोषणा के साथ ही लिज ट्रस ने यह भी कहा है कि नए प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर का चुनाव अगले सप्ताह होगा। और जबकि उनके विपक्षी कीर स्टारर ने ब्रिटेन में आम चुनाव की मांग करी है। और जबकि हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स का एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे में यह कहा गया था कि अगर दोबारा चुनाव का विकल्प मिलता है तो उनमें से 55% लोग भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं केवल 38% लोगों का मानना था कि लिज ट्रस को अपने पद पर बने रहना चाहिए। तो इसलिए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अब यूके के नए प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक चुने जा सकते हैं। आज डिफेंस एक्सपो के बंधन सेरेमनी के दौरान करीब 345 MOUs, 42 मेजर अनाउंसमेंट्स, 46 प्रोडक्ट लॉन्चेस और 18 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और इसी के हिस्से के तौर पर आज इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच औपचारिक रूप से 70 HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिसकी कीमत है 6,800 करोड़ रुपीस। और बाकी जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था कि HTT-40 का कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक रूप से साइन होने के करीब 20 महीने बाद इसका पहला बैच डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा HAL ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस के फिक्स विंग UAVs की लीजिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भी MOU साइन किया है। और इस MOU के माध्यम से HAL और इजराइल की IAI इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए UAV सिस्टम को लीज पर लेने वाले प्रोस्पेक्टिव प्रोग्राम पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। और ये एग्रीमेंट कल 19 अक्टूबर को साइन किया गया था। कल 19 अक्टूबर को ही डिफेंस एक्सपो में HAL ने तेजस MK-1A फाइटर के क्षेत्र के काउंटर मेजर डिस्पेंस सिस्टम को सप्लाई करने के लिए BDL के लिए परचेस ऑर्डर रिलीज किया है। इसके अलावा तेजस MK-1A प्रोग्राम की सेंट्रल फ्यूजलाइज असेंबली के लिए HAL की LCA तेजस डिवीजन और VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच भी MOU साइंड है, जिसके तहत VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तेजस MK-1A फाइटर के सेंट्रल फ्यूजलाइज असेंबली के 20 सेट्स को मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप की तरफ से सूचित किया गया है कि वे भारत में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को स्थापित करने की प्रोसेस में है और आज से 3 साल बाद इस फैसिलिटी में पर डे 1 गन प्रोड्यूस की जा सकेगी। अभी के समय कल्याणी ग्रुप 30 दिनों में 6 गन्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन इस लार्जेस्ट फैसिलिटी के बनने के बाद यहाँ पे 30 दिन में 30 गन प्रोड्यूस होंगी, जो कि किसी भी आर्टिलरी का अभी तक का सबसे मैसिव प्रोडक्शन होगा। और ऑफिशियल कहना है कि इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और साथ में ये भी कहा गया कि भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस को लाइटर आर्टिलरी गन्स की जरूरत पड़ेगी। और अभी के समय कल्याणी ग्रुप के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अभी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि अडानी डिफेंस के टॉप ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि स्वदेशी तौर पर बनाए गए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो कॉमर्शियल वर्जन है उसे साल भर के अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा। और जैसे कि अभी हाल ही में इसके सफलतापूर्वक टेस्ट भी कंडक्ट किए गए थे और ये वही सिस्टम है जिसे DRDO के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। और डिफेंस सेक्टर में इतनी सारी प्रोग्रेस इस बात को फिर से साबित करती है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में भारत की प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी था। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही करणवीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1962 में चीनी हमले के खिलाफ अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार कौला सिंह थापा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में ही सिपाही लोबजांग शेरिंग, सिपाही सोनम वांगचुक और कैप्टन महावीर प्रसाद ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन महावीर प्रसाद को मरणोपरांत महावीर चक्र से और सिपाही लोबजांग शेरिंग और सिपाही सोनम वांगचुक को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार पदम बहादुर श्रेष्ठा और राइफलमैन जी कुमार श्रेष्ठा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज के दिन से 1962 में भारत चीन युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। बाकी आपके लिए आज का सवाल, 1962 की इंडो चाइना वॉर में एक असाधारण वीरता और पराक्रम का परिचय देने वाले मेजर शैतान सिंह किस रेजिमेंट से थे? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।